तो हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीवर्स। तो एक और न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम है। तो आज के वीडियो में हम स्पेशल रैंकिंग करने वाले हैं जो कि मेरी फेवरेट है। तो सुपर हीरोज़ के वर्ल्ड में जहां कोई आंखों से लेज़र छोड़ता है, कोई गॉड लाइक स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, कोई बड़े से जायंट ग्रीन मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है, कोई म्यूटेंट है, वहाँ पे कुछ सुपर हीरोज़ ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमंस हैं। ऐसे ही सुपर हीरोज़ जिनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही सुपर हीरोज़ को रैंक करने वाले हैं। ये ना तो कोई सुपर सोल्जर है, ना ही उन्होंने कोई हब लिया है, ना उन्हें किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा है, ना ही ये थोर या वंडर वुमन की तरह गॉड्स हैं। पर फिर भी अपनी स्किल्स की मदद से, अपनी नॉलेज की मदद से और अपने टेक की मदद से ये लोग एक स्टैंड लेते हैं और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुपर हीरोज़ हमें सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं क्योंकि आखिरकार वो बिल्कुल हमारी और आपकी तरह बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन है। तो वीडियो तो इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। तो चलिए रैंकिंग को शुरू करते हैं। नंबर 10 ब्लैक विडो। तो ब्लैक विडो एवेंजर्स के फाउंडिंग सुपर हीरोज़ में से एक है, पर उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। पर फिर भी वो एक एक्सपर्ट स्पाई है, वो वेपन्स को चलाने में मास्टर है, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्किल्ड है और यही चीज़ें उससे सुपर हीरो बनाती हैं। ब्लैक विडो को रेड रूम में ट्रेन किया गया था और हमने काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लैक विडो की मूवी में देखा कि ये प्रोग्राम कितना अप टू द मार्क था और यहाँ पर ट्रेन हुई ब्लैक विडोज कितनी डेंजरस हो सकती हैं। और हाँ, फिर चाहे वो आयरन मैन की सेकंड मूवी हो जहाँ से ब्लैक विडो की जर्नी शुरू हुई थी, या फिर एंड गेम हो, नताशा ने ये प्रूव किया है कि ऐसे सुपर हीरोज़ की टीम जहाँ पे सोर्सरर्स हैं, गॉड्स हैं, मॉन्स्टर्स हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं या फिर सुपर सोल्जर्स हैं, वहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस भी कुछ कम नहीं है। नंबर 9 फैल्कन। तो हमारा पहला कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स बेशक एक सुपर सोल्जर था, लेकिन हमारा नया कैप्टन अमेरिका फैल्कन यानी कि सैम विल्सन बस एक नॉर्मल ह्यूमन है। उसे पावर मिलती है अपने रेड विंग नाम के गियर से, जो कि एक मिलिट्री गियर है और वही उसे सुपर हीरो बनाता था। पर अब जाके वो कैप्टन अमेरिका बन चुका है, तो अब उसके पास वकांडियन टेक से बना हुआ पूरा वाइब्रेनियम का सूट है, उसके पास कैप की शील्ड है और यही सारी चीज़ें उसे कैपेबल बनाती हैं 3 बिग से लड़ने के लिए, यानी कि एंड्रॉयड सॉर्सरर्स और एलियन से। इन सारी चीज़ों के अलावा भी फैल्कन यानी कि सैम विल्सन एक मिलिट्री लेवल कमांडो है, तो उसे मार्शल आर्ट्स वगैरह की ट्रेनिंग मिली है। मूवीज़ में हमने देखा उसने अपने रेड विंग्स के बिना भी एनिमीज़ का सामना किया है और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर्स की सीरीज़ में तो उसने अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव किया। नंबर 8 हॉकाई। तो हॉकाई यानी कि क्लिंट बार्टन अपने बो एंड एरोस के साथ मार्वल के यूनिवर्स का बेस्ट मास्कमैन माना जाता है और हॉकाई के ट्रू पोटेंशियल को हमने तब देखा जब हमने एंड गेम में उसके रोनिन फॉर्म को देखा। रोनिन फॉर्म के बारे में ये खबर आई थी कि उसने मैक्सिको में हुई एक गैंग वॉर के दौरान मैक्सिकन गैंग को इतना भी टाइम नहीं दिया कि वो लोग अपनी गन्स निकाल पाएँ और रोनिन का सामना करें। और ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की जापान वाले एक्शन सीक्वेंस में, जो कि दिखाता है कि क्लिंट बार्टन सिर्फ अपने बो एंड एरोस के साथ ही नहीं बल्कि स्वॉर्ड या फिर निंजा स्टार या फिर दूसरे वेपन्स के साथ भी उतना ही स्किलफुल है। और एक नॉर्मल इंसान होने के बावजूद हॉकाई इतना ज़्यादा स्किलफुल है, उसके पीछे की स्टोरी भी थोड़ी ट्रेजिक है। एक्चुअली हॉकाई एक लोनली बच्चा होता है जिसे सर्कस में एक स्वॉर्ड मास्टर नाम का आदमी ट्रेन करता है। फिर वो एक शॉर्ट ऑफ क्रिमिनल बनता है और एंड में जाके वो शील्ड का एंड एवेंजर्स को ज्वाइन करता है। वैसे ये स्टोरी मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहता क्योंकि अभी जो हॉकाई की सीरीज़ चल रही है उसमें ये स्टोरी हमें एज अ फ्लैशबैक दिखाई जाएगी। हमें ये भी दिखाया जाएगा कि फिर किस तरीके से हॉकाई अपनी लेगेसी को ट्रांसफ़र करता है। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे लेकर एक अपडेट वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की। और हाँ, आगे बात करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस लिस्ट में मैंने ऐसे ही सुपर हीरोज़ को लिया है जो कि हमें अभी तक किसी न किसी मूवी में दिखे हों, और इसीलिए मैंने यहाँ पे हॉकाई के साथ ग्रीन एरो को नहीं लिया। और शायद आपके ऐसे और भी फेवरेट कैरेक्टर जो कि सिर्फ सीरीज़ में अपेयर हुए हैं वो इस लिस्ट में ना हों, जैसे कि पनिशर या फिर रॉबिन, जो कि है तो सुपर हीरोज़ पर उनके पास कोई सुपर पावर भी नहीं है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को मैं यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन दे रहा हूँ। नंबर 7 वार मशीन। तो कर्नल जेम्स रोड से जब टोनी का एरोस गन टॉलरेट नहीं हुआ तो उन्होंने उससे उसका मार्क 2 आर्मर ले लिया। उस मार्क 2 आर्मर को अपग्रेड किया हैमर इंडस्ट्रीज में। उसमें उतने सारे वेपन्स लगाए गए जितने एक फाइटर जेट में भी नहीं होते और फिर उसे नाम दिया गया वार मशीन। फिर तो आगे जाके वार मशीन को आर्मर को खुद टोनी ने अपग्रेड किया, उसके अलग अलग वर्जन्स बनाए जो कि वार मशीन को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हीरोज़ बनाती हैं जिनके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। और हाँ, जेम्स रोड्स की स्टोरी इंटरेस्टिंग है।
जहाँ पे पहले उसकी और टोनी की लड़ाई की स्टोरी या फिर उनकी फ्रेंडशिप की स्टोरी है। किस तरीके से सिविल वार में उसके दोनों पैर पैरालाइज हो गए और अब एंड गेम में जब टोनी की डेथ हो चुकी है तब आर्मर वार्स की सीरीज़ में हमें जेम्स रोड की स्टोरी कंटिन्यू होते हुए दिखाई जाएगी। नंबर 6 आर्टमैन। तो स्कॉट लैंग ने तो कुछ ऐसा सोचा था कि वो एक घर में जाएगा, वहाँ पे चोरी करेगा और पैसा कमाएगा, पर स्कॉट की स्टोरी कंटिन्यू हुई टाइम देखती तक, क्योंकि वो घर था प्रोफेसर हैंक पिम का, जिन्होंने स्कॉट का टेस्ट लिया था और इसलिए स्कॉट को चूज़ किया गया नया आर्टमैन बनने के लिए। और सच में प्रोफेसर हैंक पिम के आर्टमैन एंड वेस्ट में बनाए गए सूट आपकी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। वो आपको इतना छोटा बना सकते हैं कि आप इंसेक्ट्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, इतना छोटा कि आप किसी को दिखाई भी ना दें। वो आपको एटॉमिक लेवल तक छोटा कर सकते हैं ताकि आप क्वांटम रिम को इंटर कर पाएँ। वो आपको इतना बड़ा भी बना सकते हैं कि आप चित्तौरी लेविथो तक को पंच कर दें। और हाँ, वो आपको चीज़ों को भी छोटा बड़ा करने में भी पावर देते हैं, जिसकी मदद से आप एक रियल कार को एक टॉय कार बना सकते हैं या फिर एक बड़ी बिल्डिंग को एक सूटकेस बना सकते हैं। अब इससे ज़्यादा कूल और क्या हो सकता है। यही चीज़ आर्टमैन को इस लिस्ट में नंबर 6 पे लाती है। नंबर 5 शूरी एंड ओकोए। तो जब ऐसे लोगों की बात हो रही है कि जिनके पास सुपर पावर नहीं है फिर भी वो सुपर हीरोज़ हैं, तो हम वकांडियंस को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि थैनोस ने जब अर्थ को इन्वेड किया था तब ना ही अर्थ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ना ही सोर्सरर्स थे, ना ही असगार्डियंस थे, वो थे वकांडियंस, जो कि सारे के सारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। फिर चाहे वो शूरी की टेक्नोलॉजी हो या फिर ओकोए की फाइटिंग टेक्टिक, वकांडियंस ने ये प्रूफ किया है कि वो ह्यूमन होने के बावजूद किसी से कम नहीं। अगर मैं बात करूं शूरी की, तो शूरी विजन के फोरहेड से माइंड स्टोन को अलग करने वाली थी और अब तक कोई भी इंटेलिजेंट इंसान, चाहे वो टोनी स्टार्क हो या ब्रूस बैनर, ये करने की सोच नहीं पाए थे। शूरी के पास वाइब्रेनियम एज रिसोर्स मौजूद है, पर उसकी इंटेलिजेंस टोटली वाइब्रेनियम पे डिपेंड नहीं करती। और अगर मैं बात करूं डोरा मिलाजिस और ओकोए की, तो वो कितनी ज़्यादा स्किलफुल फाइटर्स हैं, ये हम मूवीज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से देख चुके हैं। फिर चाहे वो ब्लैक पैंथर की मूवी में क्लॉ और ओकोए की फाइट हो या फिर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर्स की सीरीज़ में डोरा मिलाजिस और विंटर सोल्जर्स की फाइट हो। नंबर 4 शैंग-ची। तो नंबर 4 पे वो कैरेक्टर है जो कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी अभी ऐड हुआ है अपनी सोलो मूवी शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स के साथ। और आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से अगेन एग्री नहीं करेंगे कि यहाँ पे शैंग-ची बाकी सारे कैरेक्टर जैसे कि होकाई या फिर ब्लैक विडो से ऊपर क्यों है, पर सच में शैंग-ची 4th पोजीशन डिजर्व करता है, क्योंकि शैंग-ची को मार्वल की कॉमिक्स में मार्वल का बेस्ट फाइटर तो कहा ही गया है। मूवीज़ में भी उसकी फाइटिंग स्टाइल को काफ़ी सुपीरियर दिखाया गया है। इसके अलावा अगर हम शैंग-ची की ची एनर्जी को कंसिडर करेंगे तो शैंग-ची की पावर्स लेवल्स और बढ़ जाते हैं। और अगर मैं साथ उसके 10 रिंग्स को भी कंसिडर करूं तो शैंग-ची की पावर लेवल मार्वल के पावरफुल सुपर हीरो से कंपैरेबल होने लगती है। नंबर 3 आयरन मैन। तो आयरन मैन एक ऐसा करेक्टर है जो कि इस लिस्ट में टॉप 3 में आना डिजर्व करता है। हालांकि कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो कि आयरन मैन को 3rd पोजीशन पे देख के नाराज़ होंगे, पर ये रैंकिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ पावर की बेसिस पे बनाई है। चलिए अब बात करते हैं आयरन मैन की। तो आयरन मैन अगेन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, हालांकि उसका दिमाग ही उसकी सुपर पावर है। पर ऐसा नहीं है कि आयरन मैन सिर्फ एक नॉर्मल इंसान था, वो एक जीनियस बिलियनर प्लेबॉय था जो कि अगर चाहता तो अपनी लाइफ को पूरा आराम से गुजार सकता था, पर उसने चूज़ किया एक सुपर हीरो बनना। और फिर चाहे वो एवेंजर्स की पहली मूवी हो जिसमें उसने एक न्यूक से पूरे न्यूयॉर्क को बचाया था, चाहे फिर एवेंजर्स की 2nd मूवी हो जिसमें आयरन मैन ने पूरी दुनिया को अल्ट्रॉन से बचाया था, या फिर वो एंड गेम हो जहाँ पे आयरन मैन ने थैनोस से पूरे यूनिवर्स को बचाया था। और इसीलिए आयरन मैन हम सब का फेवरेट है। और हाँ, कौन कहता है कि आयरन मैन के पास सुपर पावर नहीं है। अगर आप मार्क 1 से लेकर मार्क 98 तक आयरन मैन के सूट्स को ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा इंप्रूव होते रहना आयरन मैन की सुपर पावर थी। फिर चाहे वो अल्ट्रॉन हो या फिर थैनोस, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना आयरन मैन की सुपर पावर थी। #LoveYou3000। नंबर 2 बैटमैन। तो डीसी का यूनिवर्स जो कि काफ़ी सारे ओवर पावर्ड सुपर हीरो से भरा हुआ है, फिर चाहे वो जस्टिस लीग ही क्यों ना हो, जहाँ पे सुपरमैन है, शज़ैम है, एक्वामैन है, ग्रीन लैंटर्न है, फ्लैश है, ऐसे कई सारे सुपर हीरोज़ हैं। उनके बीच में बस एक ही नॉर्मल ह्यूमन है जो कि उन सबको लीड भी करता है, और वो है बैटमैन, क्योंकि बैटमैन में सबसे अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं और वो सबसे अच्छा स्ट्रेटजिस्ट है। बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास फाइटिंग स्किल्स भी हैं, उसने अपने आप को ट्रेन भी किया है और वह आयरन मैन की तरह ही टेक्नोलॉजी गैजेट्स वगैरह का यूज़ भी करता है। और इसीलिए मेरे हिसाब से बैटमैन एक परफेक्ट कैरेक्टर है, एक लड़का जिसने अपने साथ हुए एक इंसिडेंट के वेंजेंस को जस्टिस में बदला और खुद जस्टिस का सिंबल बन गया।
और आप में से जो लोग पूछ रहे हैं कि बैटमैन आयरन मैन से ऊपर कैसे आ सकता है, तो इसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये है कि आयरन मैन मोर ओवर अपनी टेक्नोलॉजी पे और अपनी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। बैटमैन भी इन सारी चीज़ों का यूज़ करता है। वो अपने आर्मर्स और व्हीकल्स तो डिज़ाइन करता ही है, साथ में वो काफ़ी अच्छा डिटेक्टिव है और स्ट्रेटेजिस्ट है। और कैप्टन अमेरिका जैसे करैक्टर्स की तरह ही वो एक काफ़ी अच्छा फाइटर भी है। उसने अपने आप को ट्रेन किया है अलग अलग मार्शल आर्ट में, अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स में, और इसीलिए वो एक बेटर कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए वो इस लिस्ट में ऊपर है। नंबर 1 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो आई नो कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो चुके होंगे कि अगर ये एक ऐसी सुपर हीरोज़ की लिस्ट है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, तो सोर्सरर सुप्रीम इस लिस्ट में कैसे हो सकता है। पर इस चीज़ को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे लॉजिक ये है कि लोकी जैसे करैक्टर जो कि बचपन से ही ओडिन के एन्चांटमेंट के साथ बड़े हुए हैं, जिन्हें लेडी फ्रेगा ने मैजिक सिखाया है, जो कि उसकी एसगार्डियन फिजियोलॉजी का नतीजा था। या फिर अगर मैं बात करूँ स्कारलेट विच की, जो कि बचपन से ही एक विच थी, उसके पावर्स को माइंड स्टोन ने एन्चांट किया। पर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ऐसा नहीं है। स्टीवन स्ट्रेंज ने अपने साथ हुए एक्सीडेंट के बाद सारी चीज़ें खुद सीखी हैं। उसने एक एक स्पेल को खुद सीखा है। वो खुद अपनी मेहनत से एक सोर्सरर बना है, और इस चीज़ को एंशिएंट वन ने काफ़ी अच्छी तरीके से मूवी में बताया था। जब स्ट्रेंज ने पूछा था कि वो एक मैजिशियन कैसे बनेगा, तो उसने यही कहा था कि जिस तरीके से वो एक सर्जन बना था, ठीक इसी तरीके से वो एक मेहनत करके एक मैजिशियन भी बन सकता है। जो स्पेल्स डॉक्टर स्ट्रेंज को इस लिस्ट में सबसे पावरफुल बनाते हैं, वो डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद सीखे हैं, फिर चाहे वो मिरर डिमेंशन हो या फिर बेंड्स ऑफ साइटोरैक हो। और अगर आप टोनी स्टार्क से उसका दिमाग और उसके गैजेट्स दोनों ले लोगे, तो वो नॉर्मल ह्यूमन ही बचेगा। इसी तरीके से अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज के पास से उसका मैजिक और उसके मैजिकल वेपन्स ले लोगे, तो वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है। तो शायद अब आप इस चीज़ से एग्री करोगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे नंबर 1 पे है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि इन सारे करैक्टर में से आपका फेवरेट करैक्टर कौन है और कौन से करैक्टर आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है। सो डैट इज़ फॉर टुडे गाइज। अगर आपको आज की वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी न्यू वीडियो में।